यार एक तो ये गैस सिलेंडर घर में खत्म हो गया है और ऊपर से मुझे इतनी भूख लग रही है ना कि मैं क्या करूं। तो इसमें टेंशन की क्या बात है? क्यों क्यों ना लूं टेंशन, भूख लग रही है ना मुझे। मैं हूं ना। क्या करोगी आप? मैं बनाऊंगी बिना गैस के मीन्स बिना फायर के तेरे लिए नाश्ता। यानी कि हमारा जो सेशन है आज फायरलेस कुकिंग, तो उसमें आप उनको क्या क्या सिखाने वाली है? तो आज फायरलेस कुकिंग में मैं मैडम के लिए बनाने वाली हूँ पिन व्हील सैंडविच और 7 लेयर दही चाट। तो क्यों हम इसमें इतना इंतज़ार करें, चलिए मैम फटाफट से स्टार्ट करिए। चलिए तो हम फटाफट से बनाते हैं मैडम के लिए टेस्टी टेस्टी डिश, वो भी झटपट। सो पिन व्हील सैंडविच के लिए हमने सबसे पहले ली है ब्रेड। कोई भी ब्रेड आप ले सकते हैं। आपको नाइफ के हेल्प से इसकी जो ब्राउन पार्ट है इसको पूरा अलग करना है। फॉलो करते जाइएगा जैसे मैं कर रही हूँ। अब हम ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको हम रोटी के बेलन से अच्छे से बेलेंगे और इसको बहुत पतला कर देंगे बेलकर। अब हमने लिया है यहाँ पर बटर और हम तीनों ब्रेड स्लाइस को आपस में स्टिक करेंगे। पूरे ब्रेड में नहीं, सिर्फ यहाँ के साइड से आपको इसको स्टिक करना है। तो आप देखिए मैं कैसे बटर अप्लाई कर रही हूँ। बस अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये जुड़ जाए। अब जैसे ये जुड़ जाएगा तो आपको अब अच्छे से पूरी स्लाइस पर बटर अप्लाई करना है। ये हो गया। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है मेयोनीज और उसमें मैंने ग्रीन पुदीना चटनी डाली है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये हमारा ग्रीन सॉस रेडी हो गया है। अब आपको इसको ब्रेड स्लाइसेस पर अच्छे से स्प्रेड करना है। स्पून की हेल्प से आराम से स्प्रेड हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इस पे डालेंगे ग्रेटेड कैप्सिकम, शिमला मिर्च, उसको आप कीस लीजिए अच्छे से या काट लीजिए नाइफ से। ये अब मैंने डाला काली मिर्ची पाउडर। अब आप यहाँ पे रखिएगा स्लाइस चीज की। 3 स्लाइसेस मैंने यहाँ पर लिया है। इसके ऊपर मैंने डाला है पत्ता गोभी, कैबेज, वो भी ग्रेटेड, मतलब कीस दिया अच्छे से। फिर मैंने इस पे डाले हैं कैरेट, वो भी मैंने अच्छे से इसको कीस दिया था। थोड़ा सा सॉल्ट स्वाद अनुसार। बस अब यहाँ पर हम डालेंगे सॉस, केचप अच्छे से आप लगा दीजिए यहाँ पर। और जितना भी एक्स्ट्रा ये है ना इसको यहाँ से क्लीन कर दीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें क्लीन स्पेस चाहिए। अब आप इसको सीधा करके धीरे धीरे हाथों से इसको फोल्ड कीजिएगा, क्योंकि हम ब्रेड को अच्छे से बेल चुके हैं तो अब ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। अब आपको इसको अच्छे से स्लोली इसको फोल्ड करना है और अच्छे से इसे पैक करके हम इसको 30 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। जब तक ये रेफ्रिजरेटर में सेट होगा तब तक के लिए हम यहाँ पर तैयारी करेंगे हमारे नेक्स्ट फायरलेस कुकिंग की, जो होगा 7 लेयर दही चाट। तो इस 7 लेयर दही चाट के लिए हमने लिए है बॉइल्ड पोटैटो, उसमें मैंने ऐड किया है सॉल्ट, फिर मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, देन काला नमक। उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे चाट मसाला। चाट मसाले के बाद मैंने यहाँ लिया है रोस्टेड जीरा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है बीट रूट। इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है और आप देख सकते हो ये बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि हम 7 लेयर दही चाट बना रहे हैं। तो 1 लेयर जो होगा वो होगा हमारा इस पोटैटो का। तो चलिए ये हो गया है रेडी। अब आपको लेने हैं नॉर्मल ग्लासेस, इसी में हम बनाएंगे। ये मार्केट में मिल जाती है आराम से पापड़ी, चाट पापड़ी, ये आपको लेना है। इसकी एक लेयरिंग हम डालेंगे छोटे छोटे पीसेस करके। अब एक लेयर जो होगी वो होगी हमने जो पोटैटो मिक्सचर बनाया है उसकी। हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे स्पून की हेल्प से, ताकि इसकी एक अच्छे से लेयर बन जाए। आप भी ऐसे ग्लासेस लीजिएगा ट्रांसपेरेंट, ताकि लेयरिंग जो है वो क्लियरली दिखे। आप चाहे तो बाउल भी ले सकते हैं। ये मैंने स्प्राउट्स लिए हैं, स्प्राउट्स की भी मैं एक लेयर बना रही हूँ। स्प्राउट्स में मैंने नॉर्मल रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट और चाट मसाला ऐड किया था फॉर द टेस्ट, बिकॉज दे आर हाई इन प्रोटीन। तो ये आपके चाट को बहुत ही हेल्दी बनाएंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिया है दही, मीन्स कर्ड। कर्ड में मैंने ऐड किया है सॉल्ट और शुगर। अगर आपको शुगर नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ली है बूंदी, जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल होती है।
इस तरह से अगर आप साइड्स में डालेंगे ना तो जो लेयर है वो काफ़ी अच्छे से दिखेगी। अब मैंने यहाँ पे पुदीना चटनी ली है, ग्रीन पुदीना चटनी। एक लेयर होगी हमारे चटनी की। वन लेयर ऑफ खमन ढोकला। इसको अच्छे से मैश करके अपने हाथों की मदद से हल्के हल्के प्रेस करते हुए आप एक लेयर बना दीजिएगा खमन ढोकला की। मैंने यहाँ पर अब ऐड किया है इमली चटनी। अब हम ग्लास के टॉप को पूरा कवर कर देंगे विद दी कर्ड। अब कर्ड सेट होने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करूंगी थोड़ा सा आलू भुजिया। आलू भुजिया डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे अनार। इसका लुक और अच्छा है तो हमने ऊपर से गार्निश करने के लिए यहाँ पे बीटरूट और कोरिएंडर डाला है। अब 30 मिनट्स के बाद हमने इसे बाहर निकाला। आप भी इस तरह से आराम से इसको बाहर निकाल के इसके ऊपर की कवरिंग जो जिससे हमने कवर किया था उसको हटा दीजिएगा। यहाँ पर मैं टूथपिक्स लगा रही हूँ फॉर द सपोर्ट। अब नाइफ की हेल्प से आप इसके पीसेस कट कर लीजिए। तो ये बन गया हमारा पिन व्हील सैंडविच, विच इज इजी टू मेक एंड टेस्टी। ये एकदम झटपट रेसिपी है, आपको यहाँ पर कोई फायर की नीड नहीं लगी। अब हम यहाँ पर करेंगे हमारी प्लेटिंग। तो यहाँ पर आप रख दीजिए अपनी 7 लेयर चाट। यहाँ पर आप आराम से सजा सकते हैं जो पिन व्हील सैंडविच हमने बनाए हैं। ये समर में आपको काफ़ी टेस्टी लगेंगे और ये बहुत हेल्दी भी हैं। आप अपनी प्लेटिंग अपने चॉइस से कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। बीच में जगह खाली दिख रही है तो यहाँ पर हम थोड़े से अनार के दाने, बीटरूट, थोड़ा सा आलू भुजिया और धनिया पत्ती डाल देंगे, जिससे कि उसका लुक जो है वो बहुत अच्छा है। अब जो चाट पापड़ी रखी थी उसको मैं ऊपर इस तरह से फिक्स कर रही हूँ ग्लास में। तो ये हो गई हमारी रेडी। अब खाने के लिए आप यहाँ पर फोक और स्पून्स रख सकते हैं। थोड़ा सा और सजा दिया हमने ग्रीन से ताकि उसमें और अच्छा लुक आए। तो यहाँ होता है रेडी हमारा 7 लेयर दही चाट विद पिन व्हील सैंडविच। सो एंजॉय कीजिए इस वीकेंड अपने फैमिली के साथ और खाइए कुछ हेल्दी। तो ये था हमारा फायरलेस कुकिंग। अब मैं खाऊंगी बट वेदेही मैम टन टन आती होंगी मैम। मैम चलिए दीजिए, आप वो देने वाली थी ना मुझे, क्या कौन सी सैंडविच कोई सी चाट दे दीजिए जल्दी फटाफट। कहाँ है मैम, आप लाइन नहीं बन गया। बन गया ना? हाँ। तो दे दिए ना। वो एक्चुअली वो तो वेदेही मैम खा गई। वेदेही मैम खा गई, इससे क्या मतलब है? आपको वो मैं पता था ना कि मुझे भूख लग रही है। टेस्ट करने जा रही थी तो वो थाली लेकर ही चली गई। झटपट था ना, जाइए और फिर से बनाइए। जाइए जाइए। जहाँ पर हम बनाएंगे बर्ड फीडर। और एक ही तरह के लिए हम बहुत सारे तरीकों से बनाएंगे बर्ड फीडर। और मटेरियल कहाँ मिलेगा मैम हमें? मटेरियल तो हमें ढूंढा ही नहीं। तो मटेरियल हमें ढूंढना पड़ेगा जो कि है हमारे ही घर में मौजूद। एग्जैक्टली आपको घर के कहीं ना कहीं किसी कोने पे ऐसा कोई सामान जरूर मिल जाएगा जो यूं ही रखा है, ना वो फेंका जा रहा है ना वो रखा जा रहा है। तो उसको हम यूज करेंगे बर्ड फीडर बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट से आप भी ढूंढिए वो सामान और हम भी ढूंढते हैं। चलिए। अरे इधर फाइनली आई गॉट द मटेरियल। तो इससे हम बनाने वाले हैं बर्ड फीडर। आपके पास क्या है? मेरे पास भी कुछ सामान मिल गया है जिससे मुझे लगता है इससे बढ़िया सा बर्ड फीडर तो बन जाएगा। तो आपको जो मिला है आप उससे शुरू कीजिए, मुझे जो मिला है मैं उससे बनाऊंगी। तो आप लोग भी ये सारा सामान ऐसा ढूंढ लीजिए और फटाफट से हमारे साथ शुरू हो जाइए।
तो मुझे मिली थी एक एग ट्रे, तो इससे हम बनाएंगे बर्ड फीडर। आप अपने चॉइस का कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। एक फ्लैट ब्रश आपको लेना है, ब्रॉड हो, जिससे कि जल्दी जल्दी हम कलर कर लें। तो आपको जो इसका बैक साइड है उसको अच्छे से कलर कर लीजिए, जैसे आपको दिख रहा है मैं कर रही हूँ। अब बैक साइड तो कलर हो गया, फ्रंट साइड में मैं क्या सोच रही हूँ कि हम ये ना सिर्फ बॉर्डर्स कलर करते हैं। जहाँ पर हम खाना डालने वाले हैं या पल्सेस रखने वाले हैं, उस पार्ट को हम कलर नहीं करते फॉर द सेफ्टी पर्पस ऑफ द बर्ड्स। आई होप आप भी इससे अग्री कर रहे होंगे। चलिए, एक ये हो गया, इसको हम रखते हैं अब साइड में। एक और था हमारे पास उसका पार्ट, तो उसको भी मैं कलर करूंगी डिफरेंट कलर से। सेम प्रोसीजर रखेंगे, बैक साइड को मैं पूरा कलर कर दूंगी, उसके जो फ्रंट साइड है उसके फिर हम सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर्स कलर करेंगे। अब ये परफेक्टली कलर हो गए हैं। अब मैं क्या करूंगी, इनको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रखूंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ड्राई होने के बाद मैंने एक शार्पन पेंसिल लिया है, जिससे मैं इसमें इजीली होल कर पा रही हूँ। आप भी ऐसी कोई चीज ले लीजिएगा। अब होल हमने क्यों किए हैं, ताकि हम ऐसा कोई थ्रेड उसमें लगा सके, आराम से उसको टाई कर पाए ऑल 4 कॉर्नर्स को। अब यहाँ पर आप कोई भी कलर का थ्रेड ले सकते हो, जूट लेना है जूट ले सकते हो। मैंने इनको एक अंदाजे से कट किया है, बहुत परफेक्ट मेजरमेंट हम नहीं करेंगे, ये भी टोटली आपके ऊपर है, आपको उसको कितनी लेंथ में मेजर करना है। मैं इन थ्रेड्स को इनके कॉर्नर्स पर टाई कर रही हूँ प्रॉपर्ली। ऐसी गठान बांधेंगे ताकि वो थ्रेड बाहर ना निकल पाए। अब सेकेंड वाला लिया, सेम प्रोसेस हम सेकेंड वाले में भी करेंगे। मैं सेम प्रोसेस, मैंने इन दोनों को एक के ऊपर एक रखा है ताकि हम दोनों में आराम से दाना डाल सकें। इसमें हम पानी नहीं भर सकते थे, क्योंकि ये जो इसका मटेरियल है वो पूरा गल जाता, मतलब वो पूरा खराब हो जाता। तो हम इसमें सिर्फ ड्राई सामान ही रख सकते हैं। हाँ, ब्रेड वगैरह रखना चाहो या राइस रखना चाहो, चपाती रखना चाहो, उसके पीसेस वो आप आराम से रख सकते हैं, बट वाटर नहीं रख सकते। वाटर के लिए आप अलग से कंटेनर साइड में रख सकते हैं। सो प्रॉपर बैलेंस करके मैंने इसमें गठान लगाई है। मैं बार बार हाथ से उसको बैलेंस करके देख रही हूँ, ताकि वो आराम से उसका जो पोजीशन है वो प्रॉपर रहे नीचे वाले की, वो अनबैलेंस होके पलट ना जाए, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने मेजरमेंट करके यहाँ पर प्रॉपरली नॉट्स बांधी हैं। यहाँ पर आप भी इस तरह से मेजर कर करके देखिएगा, काफ़ी आसान है, आराम से बन जाएगा। सिर्फ कलर करना है और नॉट लगानी है थ्रेड से। सो ये हो गया आपका रेडी।
अब हम बनाएंगे एक और तरीके का बर्ड फीडर जिसमें आपको ज़्यादा कुछ मटेरियल की ज़रूरत नहीं। ये हम एक कार्डबोर्ड ले रहे हैं, सिंपल कार्डबोर्ड है, आप अपने घर का कोई भी कार्डबोर्ड का बॉक्स यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक्स। आइसक्रीम स्टिक्स आप क्राफ्ट वाले खरीद भी सकते हैं और घर में अगर कलेक्ट कर पाए तो कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको जो स्क्वायर शेप का कार्डबोर्ड है उस पर स्टिक करते जानी है अपनी आइसक्रीम स्टिक्स को फेविकॉल की हेल्प से। इस तरीके से हम फेविकॉल लगाएंगे और एक एक करके आइसक्रीम स्टिक्स को 1 बाय 1 इस तरीके से इक्वली, जितनी उसकी आपकी लेंथ है आपके कार्डबोर्ड की उसी के इक्वली हम उसको स्टिक कर देंगे। ऐसे करके 1 बाय 1 आपको सारी की सारी स्टिक्स को स्टिक करते जाना है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारी चारों साइड्स कवर हो चुकी हैं और आपने भी मेरे साथ आइसक्रीम स्टिक्स को स्टिक कर लिया होगा। नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें आपको 1 बाय 1 उन्हीं स्टिक्स के ऊपर एक एक करके और स्टिक्स को स्टिक करते जाना है। धीरे 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 आपको ऑलमोस्ट उसके ऊपर 4 लेयर्स बनानी है जो हम स्टिक के ऊपर स्टिक को स्टिक करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। मैंने सब में फेविकॉल ऑलरेडी लगा के रखा था, अब उनको फटाफट से स्टिक करती जा रही हूँ बस। अब ये प्रॉपरली स्टिक हो चुका है, हमने 4 लेयर्स बना ली हैं। अब इसको हम रखेंगे साइड में और हम कुछ और आइसक्रीम स्टिक्स लेंगे। अब कुछ और हमने कितनी 7 स्टिक्स ली हैं। आप चाहें तो 6, 5 ऐसी कोई भी नंबर ऑफ स्टिक्स ले सकते हैं। उन स्टिक्स को हमें फेविकॉल से एक साथ फिर से स्टिक करना है। किस तरीके से स्टिक करेंगे, आपको उनके कॉर्नर्स पे फेविकॉल लगाकर उन्हें ये आपस में ऐसे स्टिक करना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा बट वो स्टिक हो जाएगा। आपको उनको सूखने के लिए प्रॉपर टाइम देना है जिससे कि वो प्रॉपरली स्टिक हो जाए, नहीं तो वो बाद में अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो आप उनको रखते जाएं स्टिक करके। ऐसे आपको सारी स्टिक्स को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आप इन सारी स्टिक्स को हाफ कट कर लें, बिल्कुल इस तरीके से। फिर हमने 2 स्टिक्स और लिए हैं और दोनों स्टिक्स के ऊपर का जो पार्ट होता है वो सेमी सर्कल वाला वो कट कर दिया है हमने। और उनको इस तरीके से आपको इन स्टिक्स पे स्टिक कर लेना है। ठीक है, तो फटाफट से स्टिक कर लें। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा था मैंने उसे कट कर दिया है। अब मैं इसे स्टिक कर दूंगी फेविकॉल की हेल्प से। अब ये दोनों प्रॉपरली स्टिक हो चुके हैं। अब इसको हम अच्छे अच्छे कलर से कलरफुल बना देंगे। तो मैं यहाँ लाइट ब्लू कलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बाहर धूप में लाइट कलर्स जो हैं वो कम हीट होते हैं, बट आप अपने पसंद का कोई भी कलर कर सकते हैं। फटाफट से अच्छे से आप इन्हें कलरफुल बना दें। अब ये प्रॉपरली कलर हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे वाला जो इसका पार्ट है उसे भी इसी कलर में अच्छे से प्रॉपरली कलर कर देंगे। अब हमें 3 और स्टिक्स लेनी है। 3 और स्टिक्स का क्या करेंगे, इसके भी जो सेमी सर्कल वाला पार्ट है उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। थोड़ा सा दिक्कत जाएगी पर वो थोड़ी सी हिम्मत करके आप लोग काट लीजिएगा जैसे कि मैं कर रही हूँ। अब दोनों ही स्टिक को मेजर करके आपको एक और कट लगाना है।
देखिए अब ये कट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फुल वाली स्टिक है, ये वाली स्टिक, बिल्कुल हाँ ये वाली, इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइन से फेविकॉल की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फेविकॉल की लाइन, जी हाँ। ये फेविकॉल की लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, अच्छा और अच्छे से ड्रॉ करना है अभी, और फेविकॉल लगाई है हमने। अब हम इसको स्टिक कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमें आगे हमारे पार्ट में बहुत हेल्पफुल है, तो इसे प्रॉपरली स्टिक करते, दम लगा के हमेशा। देखो हो गई ना स्टिक। उसके बाद हमने जो बॉक्स बनाया था हमारा, जो नीचे का पार्ट है, उसको भी हम कलर कर देंगे। इसके लिए मैं डार्क ब्लू यूज कर रही हूँ। अगेन आप अपना कोई भी फेवरेट कलर यूज कर सकते हैं, कलर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो मन चाहें वो कलर कर सकते हैं। तो इसे भी हम फटाफट से नीट एंड क्लीन वे में बहुत जल्दी से कलर कर लेंगे। आपको पूरे बॉक्स को कलर करना है। स्टिक्स के बीच में भी आप ये ना भूलें कि वहाँ पे कलर ना जाए। स्टिक्स के बीच में भी अगर कोई गैप छूट रहा है तो उसको भी प्रॉपरली कलर कर लें। अब देखिए ये पूरा कलर हो चुका है। इसको प्रॉपर सूखने का टाइम आप दें। जैसे कि हमने उन दो पार्ट्स को दिया है, वो ब्लू जो लाइट ब्लू कलर से हमने किया था वो सूख रहे हैं। इसे भी हम प्रॉपरली सूखने के लिए रख देंगे। उसके बाद हमने लिए एक शीट, उसको हाफ कट करने के बाद इस तरीके से कुछ मैंने रोल करना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने दो कलर्स लिए, रेड एंड येलो। अगेन द चॉइस इज योर्स, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। आपको इस तरीके से प्रॉपरली उसे रोल करते जाना है। ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि वो रोल जो है वो खुले ना और प्रॉपरली रोल होते जाए इस तरीके से। अब आपको लास्ट में इसके पॉइंट पे क्या करना है, थोड़ा सा फेविकॉल लगाना है जिससे कि ये जो स्टिक है वो पूरी स्टिक हो जाए। अभी हमारी पेपर स्टिक बन चुकी है। जैसे कि हमने ये 3 यहाँ पे बना के रखी है। इसके जो कॉर्नर्स हैं उन्हें हम पहले ही कट कर देंगे और फिर बाकी के इक्वल बनाने के लिए हम उसको साथ में रख के हमने उसे इक्वली कट कर दिया, जिससे ये सारी स्टिक्स आपस में इक्वल हो जाए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बॉक्स रेडी किया था उसमें मैंने कुछ फेविकॉल्स कुछ पॉइंट पे लगा रखी है, इसलिए कि सारी जो स्टिक्स हैं वो एक पॉइंट पे स्टिक हो जाएं इस तरीके से। ओके, अब हमने जो वो पार्ट्स बनाए थे उन्हें लाइट ब्लू कलर से कलर किया था। अब उन्हें भी हम स्टिक कर देंगे साथ में और एक हर्ट का शेप देंगे। हर्ट यानी कि घर, जी हाँ। तो हम उन्हें घर का शेप देंगे। हमने वो पार्ट्स रेडी किए थे, अब हमारा घर बनने को तैयार है। अब इस तरीके से आपको इन्हें स्टिक कर देना आपस में। तो ये एक हर्ट का शेप लग रहा होगा आपको। ये हमारा स्टिक हो चुका है। अब हम इसको हमारे जो घर के ऊपर का पार्ट है उसको इसके साथ, इस बॉक्स के साथ स्टिक कर देंगे तो इट्स लुक लाइक अ हाउस। देखिए हमारा ऑलमोस्ट जो बर्ड फीडर है सिर्फ और एक आइसक्रीम की स्टिक की हेल्प से बहुत ही कम मटेरियल के साथ ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ 2 स्टिक्स और लिए और उन्हें भी लाइट ब्लू कलर से कलर करा था। उन्हें हम थोड़ा सा फेविकॉल लगाकर कहाँ स्टिक कर देंगे, हमारा जो बॉक्स है उसके नीचे वाले पार्ट के साथ स्टिक कर देंगे। ये हमें किस लिए काम आएगा, ये आपको जरूर पता चलेगा कि हमें किस लिए काम आएगा। क्योंकि बर्ड्स को हम खाना तो दे देंगे बट उन्हें पानी की भी तो जरूरत रहती है। तो हम इस पे उनके लिए छोटे छोटे डिस्पोजल वाली बोल में रखेंगे पानी। ये जो बोल्स है इसमें हम रख देंगे उनके लिए पानी भर के, जिससे वो आराम से जब पानी पीना चाहे तो पानी भी पी सकती है और जब खाना खाना चाहे तो खाना भी खा सकती है।
अब हमने ये थ्रेड यूज़ किया है, ब्यूटीफुल सा थ्रेड है। इसको हम पेड़ पे टांगेंगे भी तो सही, तो पेड़ पे टांगने के लिए हमने एक बहुत ही प्यारा सा थ्रेड यूज़ किया है। इसे भी हम ऐसे तरीके से स्टिक कर देंगे। अब ये स्टिक हो गया है। अब हम इसको पेड़ पे आराम से टांग सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बर्ड्स के लिए खाना भी भर दिया है। और उनके लिए पानी भी भर देते हैं। तो देखिए कितने कम सामान में हमारा बर्ड फीडर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एक और मिला था मुझे, ये गुलाब जामुन का केन। ये हमारे घर में आराम से मिल जाता है, रसगुल्ले भी आते हैं। उसमें हम कलर करेंगे प्रॉपर्ली। अब ये ड्राई हो गया है। अब इसको मैं सेकेंड कोट दे रही हूँ। अगर आपको उसके बाद भी ऐसा लगता है तो आप थर्ड कोट भी दे सकते हैं। इससे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगेगा। आप चाहें तो इस पे फ्लावर्स भी बना सकते हैं। ये हमारा हो गया है रेडी। अब हम इस पे रिबन टाई करेंगे जिससे कि हम इसको कहीं भी आराम से हैंग कर सकें, कहीं भी इसको बांध सकें। अब सिंपल आपको एक स्टिक लेना है और उसको हम अंदर स्टिक कर देंगे। अगर आपके पास यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ये वाला ना हो। इससे क्या होगा ना, बर्ड्स को थोड़ा सा वहाँ पर रेस्ट करने के लिए, बैठने के लिए हेल्प मिलेगी। तो उनके सपोर्ट के लिए हमने यहाँ पर इसको लगाया। अब हम चीची से पूछते हैं, चीची क्या कलर पसंद आया? तो चीची को ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बोल रही है रिबन कलर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो हम हटा रहे हैं इसको। चीची क्या ये तुम्हें पसंद आया? तो चीची को ये पसंद आया है। तो अब हम इसमें यहाँ पर एक जूट का ये रस्सी लगाएंगे जो इसके साथ ज़्यादा सूट हो रही है। आई थिंक आपको भी यही पसंद आया हो। अगर आपको रिबन पसंद आया तो आप रिबन भी अपने चॉइस का लगा सकते हैं। वाइट हो तो वाइट लगा सकते हैं। चीची और मुझे वो कलर उतना पसंद नहीं आया तो हमने इसको चेंज कर दिया। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। तो ये एकदम इजी है, आपको सिर्फ कलर करना है, ड्राई होने तक का वेट करना है और ये रेडी है। अब हम इसमें पल्सेस डाल देंगे। ये मिक्स पल्सेस हैं जो हमने लिए हैं। बाजरा आप इसमें इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बाजरा जो है ना वो बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। अगर समर में हम उन्हें बाजरे से फीड कराएंगे ना तो उससे उनकी डेथ होने के चांसेस भी रहते हैं। आपने देखा होगा पिजन्स को कभी कभी आईज के पास स्वेलिंग आ जाती है, वो बाजरे के कारण, क्योंकि उनकी बॉडी में हीट बढ़ जाती है। तो बाजरा हम इग्नोर करें। ये मैंने ऐसे ही बर्ड्स रखे हैं, डोंट थिंक कि ये आर्टिफिशियल बर्ड्स के लिए है, जस्ट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। तो मैंने भी यहाँ पे सिर्फ लगा दिए। जब हम इनको बाहर गार्डन में रखेंगे तब ये बर्ड्स उसमें नहीं होंगे। तो ऐसे बर्ड्स आकर यहाँ पर फीड कर सकते हैं। सो बोथ द फीडर्स आर रेडी। अब हमें क्या मिला है, आखिरी बर्ड फीडर बनाने के लिए मिली है हमें एक बॉटल, प्लास्टिक की पानी की बॉटल। इससे भी हम बर्ड फीडर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कार्डबोर्ड और कार्डबोर्ड को इस शेप में कट करके बॉटल के ऊपर रख देंगे और फिर एक मार्कर की हेल्प से मैं उसका ही शेप बॉटल में बना दूंगी।
अब आप ये ना सोचे कि मार्कर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये वाला बर्ड फीडर तो हम बना ही नहीं सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे, आप स्केच पेन या डार्क कलर का ब्लैक पेन यूज करके इस शेप को ड्रॉ कर सकते हैं बॉटल पे, और फिर हम कटर के साथ इस शेप को कट कर लेंगे। ठीक है, आप अगर बहुत छोटे हैं तो आप किसी बड़े की हेल्प से भी ये कट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारी खिड़की रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप है ये रस्सी। ये रस्सी आपको क्या करना है, ये रस्सी आपको बॉटल पे स्टिक करनी है, यानी चिपकानी है। तो चिपकाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे फेविकॉल। ठीक है, तो आप फेविकॉल को इस तरीके से बॉटल पे बड़े आराम से लगा सकते हैं। आप चाहें तो ब्रश का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर हाथ से ये बहुत अच्छे से स्प्रेड होती है, मजा भी आता है, तो इसलिए हम हाथ का यूज करके इसको अच्छे से स्प्रेड करते हुए बॉटल पे लगा रहे हैं। पूरी ही बॉटल कवर करनी है, पर हम अभी बॉटल का कौन सा पार्ट कवर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो जो खिड़की हमने बनाई है उसके ऊपर का पार्ट हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब ये कवर हो गई है। अब इस पे हम अपनी रस्सी को रोल एंड रोल एंड रोल करेंगे, जिससे वो चिपकती जाए हमारी बॉटल पे। कई बार हो सकता है आपसे खुल भी जाए, देखिए मुझसे भी खुल गई थी, पर फिर आराम से एक बार रोल होनी स्टार्ट होगी तो फिर आराम से रोल होती जाएगी। देखिए अब हमने ऑलमोस्ट खिड़की के ऊपर वाले पार्ट पे हमारी रस्सी को रोल कर दिया है हमारी बॉटल पे, और वो बहुत अच्छे से स्टिक भी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम खिड़की के नीचे वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो सेम प्रोसीजर, आपको पूरे पार्ट पे फेविकॉल अप्लाई करनी है और उसके बाद उस पे रस्सी को रोल करना स्टार्ट करना है। अब फेविकॉल से खेलने ना बैठ जाएं। अगर आप लोग को बहुत मजा आता है फेविकॉल हाथ में लगाने से, तो उससे खेलने ना बैठ जाए, फटाफट से बर्ड फीडर भी बनाना है हमें। देखिए सेम प्रोसीजर के साथ आपको रोल करना स्टार्ट करना है। और इस तरीके से आपका खिड़की के ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बचा क्या है, उसके बीच वाला पार्ट। बीच वाले पार्ट पे भी हमने फेविकॉल लगाई है, पर इसको रस्सी से कवर करना थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या ट्रिक अपना रहे हैं हम रस्सी को लेके गए और वहीं से वापस घुमा के ले आए। देखिए अब यहाँ तक लेके आएंगे अच्छे से स्टिक करते हुए, और इसको वापस से घुमा के लाएंगे वहीं से। देखिए ये हमने घुमाई रस्सी अपनी और ये हम वापस चले। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जाएगा, बट आप धीरे धीरे इसको करते जाएंगे तो ये फटाफट से हो जाएगा। देखिए ये गए और ये आए, और ये हमारी पूरी बॉटल रस्सी से जो है कवर हो चुकी है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारी विंडो है इसको थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं। तो सुंदर बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं रिबन। रिबन मैंने पर्पल कलर का यूज किया है, आप कोई भी कलर का रिबन यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ी सी फेविकॉल लगाई है और उस रिबन को मैं स्टिक करूंगी। ठीक है, अभी आप अनइक्वल स्टिक कर लीजिए, बाद में आप इसको इक्वली कट कर सकते हैं। जब आप ये स्टिक हो जाए तो आपको जो लगे कि ये अनइक्वल पार्ट है, ये यहाँ से बाहर जा रहा है, उसको कट कर लें। ठीक है, ये मैंने एक साइड लगाया, यहाँ पे मैंने उसकी विंडो की दूसरे साइड लगा लिया। ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत सारा फेविकॉल लगा हुआ है तो वो उसके रिबन के ऊपर भी लगा है, बट हम इसको स्टिक करने के बाद वो सब हटा सकते हैं बिकॉज जस्ट अ फेविकॉल। अभी प्रॉपर्ली स्टिक हो गया। अब इसको मैं नीट एंड क्लीन वे में कट कर दूंगी। अब हम इसको घर का शेप देने के लिए मैंने इसे 2 पार्ट और रिबन के कट करें। अब आप कहोगे मैम आपको घर कितना पसंद है। घर बहुत पसंद होता है, क्योंकि बर्ड्स को भी ऐसा लगना चाहिए कि उनका जो खाना है वो उनके घर में रखा हुआ है, इसलिए हम हर एक चीज़ को घर जैसा शेप दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने उसके दो पार्ट्स थे उन्हें फेविकॉल लगाई है। और उन्हें यहाँ से घर जैसे शेप में कट कर दिया। देखो अब मैंने उन्हें प्रॉपर्ली इक्वल पार्ट्स में कट करके रिबन को स्टिक कर दिया। अब आपका ये नीट एंड क्लीन विंडो भी हो चुकी है, ब्यूटीफुल सी बन चुकी है। अब क्या करेंगे, अब जो आपका ढक्कन है बॉटल का, हम उसको भी कवर कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और उस पे एक लगा देंगे कट। कट लगाने के बाद हम उसको स्टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये जो थ्रेड है ये आपका प्रॉपर्ली स्टिक हो गया बॉटल में। ये कितनी सुंदर सी बॉटल लग रही है, जो कि आपका बर्ड फीडर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ठीक है,
सिंपल वे में, बहुत ही जल्दी से, बहुत ही कम सामान के साथ। अब जो बचा कुचा थ्रेड है उसको हम पेड़ में लटकाने के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। तो उसे भी ऐसी दोनों साइड हम उसको स्टिक कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब स्टिक करने के बाद हमने 2 लकड़ियों को यूज़ किया, यानी 2 स्टिक्स को। कितना स्टिक हो रहा है, तो हम 2 लकड़ियाँ, 2 स्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं। ये स्टिक हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हमारी बर्ड्स जो है वो प्रॉपर बैठ के खाना खा सकें, ठीक है। यहाँ हम हॉट ग्लू यूज़ किया मैंने। आप चाहें तो अगर आपके पास हॉट ग्लू अवेलेबल नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि आप ये पार्ट कर ही नहीं सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। हम आपको अल्टरनेटिव बताएंगे। आप हॉट ग्लू की जगह डबल साइड टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर सेट हो गई, यहाँ हमारी चिड़िया आराम से बैठ के खाना खा सकती है। तो चलिए फटाफट से इनका खाना भर देते हैं। तो ये आपका बर्ड फीडर एक और बहुत ही कम सामान के साथ बिल्कुल सुंदर सा रेडी है। सो आई होप कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा ये सेशन और आपने भी बहुत नए नए वैरायटी के बर्ड फीडर बनाए होंगे, जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल होगा उसके साथ। तो आपने जो भी बनाए हैं वो आपको हमें करना होगा सेंड। आप करिएगा ईमेल एक पिक्चर के साथ जो बर्ड फीडर्स आपने बनाए हो। हम करेंगे टॉप 5 बर्ड फीडर्स को शो हमारे कम्युनिटी पोस्ट में, तो हमें रहेगा इंतजार आपके मेल्स का। ये नर्सरी का बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। काफी वैरायटी ऑफ प्लांट्स यहाँ पर हैं जो आपको सब देखने को मिलेंगे। तो नुपुर मैडम, आप इस फ्लावर का नाम जानती हैं? हाँ, इसका नाम है, क्या है बताइए? तो इसका नाम है बोगनवेलिया। ये काफ़ी मल्टी कलर्स में आपको देखने को मिलेगा। पिंक भी आता है, ब्यूटीफुल, इसका ऑरेंज, वाइट, बहुत सारे शेड्स में मिलता है। जनरली आपको भी बाहर जाओगे तो रोड साइड्स में आपको ये वाला फ्लावर प्लांट ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो कभी भी आप जाओ तो नोटिस ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कौन कौन से कलर्स में आपको देखने को मिला, ठीक है। तो हम यहाँ के केयर टेकर जो भैया हैं जो देखभाल करते हैं यहाँ पे सारे प्लांट्स की, सारी पौधों की, उनके साथ हैं। तो उनका नाम क्या है हम पूछ लेते हैं। भैया नाम क्या है आपका? मैम गोलू पुष्पन मैम। तो हम ये बहुत सारे प्लांट्स के बारे में हमें बताने वाले हैं कि कौन से हमें इस टाइम पे ग्रो करने चाहिए, कौन से अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, कब ग्रो करने चाहिए, ये सब बताने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे प्लांट्स के बारे में। आप भी जब जाइएगा नर्सरी तो वहाँ पर जो भी वहाँ के केयर टेकर होंगे ना, उनसे आप एक बार जाकर पूछिएगा। वो आपको बताएंगे कि इंडोर प्लांट्स कौन से हैं, कौन कौन सी वैरायटीज आती है, क्या कोई फॉरेन प्लांट्स भी हैं क्या। तो इन सब के बारे में आप ज़रूर पूछिएगा, जैसे अभी हम लोग पूछने वाले, ठीक है जी। मैम ये जासोन है मैम, ये 12 महीना फूल देता है, हाइब्रिड है ये मैम। और ये एस्पेरागस प्लांट है मैम। कौन सा? एस्पेरागस। एस्पेरा, ओके। ये भी 12 महीने तक हरा भरा रहता है मैम। ठीक है, देखिए यहाँ पे धतूरा भी लगा हुआ है जो हम गॉड शिव जी को चढ़ाते हैं। ये धतूरा है। यहाँ पे होते हैं इंडोर प्लांट्स जिसको ज्यादा सनलाइट की नीड नहीं होती है ना। जी। तो यहाँ पे अभी हम अंदर जाएंगे तो आप एक बार दिखाइए कि यहाँ पे किस तरह से लगाया हुआ है पूरा शेड इन्होंने। जनरली आपको भी कई बार इस तरह से ग्रीन एक रूम टाइप का दिखता होगा, तो वहाँ पर अंदर रहते हैं सारे इंडोर प्लांट्स जिन्हें सनलाइट की बहुत ही कम नीड होती है, तो वो शेडो में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये अश्वगंधा है भैया, इसकी कुछ खासियत होती है क्या? ये मैम ये औषधीय पौधा होता है। अच्छा, औषधि पौधा होता है जो मेडिसिनल यूज के लिए काम आता है अश्वगंधा। वो तो बहुत वैरायटी होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आप अश्वगंधा हो गया, नीम हो गया, ये सारे कौन से होते हैं जो आपको मेडिसिनल पर्पस से काम आते हैं, ठीक। सो आप देखिए यहाँ पर बिग ट्रीज हैं, काफ़ी बड़े बड़े मैंगो ट्री और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं यहाँ पर। और हमने अभी यहाँ जो छोटे प्लांट्स देखे अश्वगंधा, और ये जितने भी अभी आपके सामने दिख रहे हैं ये सारे नेटिव प्लांट्स हैं। नेटिव प्लांट्स मीन्स हमारे इंडिया को बिलोंग करते हुए। अभी हम आगे जाएंगे जहाँ पर आपको फॉरेन वेराइटीज़ के भी प्लांट्स देखने को मिलेंगे, तो चलो वहाँ चलते हैं। देखिए आप यहाँ पर आपको ये जो बेल दिख रही है ये क्या है? क्लाइंबर है। कौन सा है भैया ये अंगूर का बेल है क्लाइंबर? मैम। अंगूर का ग्रेप। देखिए ये अंगूर की बेल लगी हुई है यहाँ पर। ये क्लाइंबर है जो वहाँ से शुरू हो रही हो पूरी इस तरह से ऊपर तक जा रही है। अब हम एंटर करेंगे
कहाँ पर, वो वाले सेक्शन में जो हमने आपको पहले दिखाया था, जहाँ पर शेडो में रखे हुए प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स जिनको सनलाइट कम लगती है। तो चलिए आइए। ये जेब्रा प्लांट है और इसमें एक पौधे से बहुत सारे बन जाते हैं, जैसे ये हैं। अच्छा और ये रेगिस्तान प्लांट है। अच्छा, और ये वाले भैया? ये एलोवेरा प्लांट, ये ये भी एलोवेरा सेकुलेंट की वैरायटी होती है। और जैसा कि एलोवेरा स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इवन डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहुत ही प्यारा। तो इसको मूंग कैक्टस क्यों बोलते हैं? ऐसा कुछ स्पेशल है? तो पता नहीं मूंग का कलर दिख रहा है हाँ, मुझे, क्योंकि शायद मूंग की दाल नहीं, वो तो दूसरी होती है। ऑरेंज दाल कौन सी होती है? तुअर नहीं, तो तुअर कैक्टस नहीं है ना? मसूर। पर ये मूंग कैक्टस है। मूंग है। अब इसके पीछे क्या कारण है ये आप हम लोगों को बताइएगा, हमें भी नहीं पता कि ये मूंग के, बट काफ़ी ब्यूटीफुल है वो। और यहाँ पर देखिए इन्होंने, इधर लेकर आइए थोड़ा पास, ये हटा सकते हैं? हाँ, मैं बता। यहाँ पर देखिए कई बार हमारे पॉट टूट जाते हैं तो हम उनको फेंक देते हैं कि अब तो वो खराब हो गए, बट आप देख सकते हो उन्होंने टूटे हुए पॉट का कितना ब्यूटीफुल वे में यूज़ किया गया है। देखो एक प्यारी सी स्पाइडर भी वहाँ पर आई हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर उन्होंने थोड़ा स्टेयर्स टाइप बनाया है, ये आप भी अपने घर पे बहुत आराम से कर सकते हैं। और भी पैटर्न है यहाँ पर, जो आप घर में अगर इंडोर प्लांट यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ये अवर्थिया की वैरायटी है मैम, अच्छा, ये भी सेक्युलेंट प्लांट है। सेकुलेंट प्लांट है ये भी। ये छूने में बिल्कुल किशमिश जैसा लग रहा है, आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारा सा भी लग रहा है, पर छूने में बिल्कुल किशमिश जैसा गिलगिला सा है। किशमिश भी प्यारी ही है। हाँ, किशमिश भी प्यारी मीठी मीठी होती है। एक ही पौधे से बहुत सारे प्लांट बन जाता है। अच्छा, ये इसकी एक ही स्पेशलिटी है। हाँ, एक मदर एक ही प्लांट से तो बच्चे बहुत होंगे। सारे बनते चले जाते अच्छा, हैं। ये कह रहे हैं कि एक मदर प्लांट रहता है, बाकी सारे उनके छोटे छोटे बच्चे जैसे वो ग्रो होते जाते हैं। हाँ, ये वाला कौन सा ये plant है? स्टार एलोवेरा सेकुलेंट मैम। अच्छा, ये स्टार एलोवेरा है, जो कि शायद हमने नहीं सुना होगा। हम एलोवेरा तो बहुत सुनते हैं, पर स्टार एलोवेरा हमने देखा होगा, तो कुछ ऐसा दिखता है स्टार एलोवेरा। इसमें पानी की कम जरूरत पड़ती है, 8-10 दिनों में एक बार डालना रहता है। ओके, इसकी यही एक खासियत है कि इसको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है। 8-10 दिन में आप एक बार भी डालोगे तो चलेगा। आप ये जानते हैं ये कौन सा प्लांट है? इसको देख के क्या पहचान सकते हैं कौन सा प्लांट है? पर मैं पहचान सकती हूँ। मैं भी क्योंकि हमने भैया से पूछ लिया है। हाँ। ये मिर्ची का प्लांट है, लौंग मिर्ची। लौंग मिर्ची। और इसमें अभी मिर्ची आने वाली है, ये छोटी मतलब आ चुकी हैं, आ छोटी चुके छोटी हैं, हैं। इनके बीज है मैम, ये ये बीज बीज बन है। जाएंगे। अच्छा, अच्छा, इसको क्या बोलते हैं भैया? मैम रक्त लिली बोलते हैं इस प्लांट को। अच्छा, रक्त लिली, ऐसा कुछ ये रहता है? सीजनल होता है मैम। अच्छा, सीजनल जी के मैम। सीजन ये में गर्मियों में ही फूल देता है, हाँ। बाकी ये प्लांट तो 12 महीने चलता रहता है। अच्छा, फूल गर्मियों में जी आएंगे। मैम। तो आप ये प्लांट कौन सा है, क्या आप गैस कर सकते हैं? और गैस कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें कि ये कौन सा प्लांट है। ये है पीस लिली, 12 महीनों चलता है। ये 12 महीने चलेगा। ये 12 महीनों चलता है। ये है पेंसिल सेक्युलेंट प्लांट, और आप इसको बस यहाँ से काटो, लगाओ और वो लग जाएगा। आप इसको पास, ये छोटे छोटे क्या है इसमें? लीव्स, ये पत्तियाँ होती है पत्तियाँ इनकी। इसकी। बताइएगा स्टूडेंट्स कि ये कौन से प्लांट्स हैं। हमने 3 प्लांट खरीदे हैं, एक हमने नीम का, आम का, और ये वाला कौन सा है भैया? लेडी पाम। लेडी पाम। तो हमने ये दोनों तो अच्छे ग्रो करेंगे, काफ़ी अच्छे ट्री जैसे। और जो लेडी पाम है वो कैसे, इस तरह से स्प्रेड होगा, ऐसे में स्प्रेड होगा। तो ये तीनों डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स हैं जो आज हमने खरीदे हैं, जिनका हम प्लांटेशन करने वाले हैं। आप अपने चॉइस से जो भी आपको लगे आप वो प्लांट ले सकते हो। अगर आपको बाहर नहीं ग्रो करना है, घर के लिए चाहिए, तो आप घर के लिए भी ले सकते हैं। तो जाइए नर्सरी और देखिए आपको कौन कौन से पसंद आ रहे हैं, और हमें बताइएगा कि आपने कौन से प्लांट्स खरीदे और प्लांटेशन किया। तो यहाँ पर एंड होता है हमारा नर्सरी विजिट सेशन। अब हम जाएंगे फॉर द प्लांटेशन। तो आ चुके हैं लोकेशन पर, जहाँ पर अब अपन प्लांटेशन स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सब अपने लोकेशन पर पहुँच गए होंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम प्लांटेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये लोकेशन हमें बिल्कुल ठीक लगी, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लांट्स के बीच में काफ़ी गैप है, यहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं। तो आपको इसको यूज़ करना है इस तरह से खोदने के लिए। अभी कितना बड़ा खोदना है आपको, जितना ये दिख रहा है ना, आप जो भी प्लांट लेकर आएंगे उसके साइज के हिसाब से, है ना। तो इतना खोदेंगे ताकि ये अंदर चला जाए पूरा।
ये सॉइल में आप देख सकते हो यहाँ पर हमने गड्ढा कर दिया है। अब ये है प्लांट जो अपन ने लिया था साथ में, इसका ब्लैक बैग आपको निकालना होगा। तो इसको यहाँ से ऐसे आसानी से आप फाड़ेंगे तो ये फट जाएगा। पकड़ना, नीचे से निकालो उसको, मैं ऊपर से पकड़ लूँ। बस ये, अब आपको इसको डायरेक्टली यहाँ पर लगाना है स्टूडेंट्स। अब थोड़ी सी आप इसमें ये कोकोपीट और वो खाद थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे। So we have done with the plantation part. So I hope कि आप लोगों ने ये सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा और अपने अपने एरिया में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए होंगे। तो अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आपने कौन से प्लांट्स लिए, आपने उन प्लांट्स को कहाँ लगाया, और आप ये भी कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आप कौन से एरिया को बिलोंग करते, ताकि हमें पता पड़े कि ये प्लांटेशन कहाँ कहाँ तक पहुँचा। तो इस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को कितना ग्रीन और कितना सेफ बना सेशन है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमसे सब लोग बहुत अच्छे से बात करें, सब आए हमारे पास बात करने और उन्हें अच्छा लगे हमसे बात करके। चाहते हैं कि नहीं चाहते? बिल्कुल, हम सब चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो आपने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि आपके आसपास जब ग्रुप होता होगा तो कुछ ही लोगों से कुछ लोग बहुत बात करना चाहते होंगे और कुछ लोगों से बात करना पसंद ही नहीं आता होगा। तो यहाँ पर रीज़न है कि वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है जिससे लोग बात करना चाह रहे हैं, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी में ऐसे डेवलपमेंट किए हुए हैं जिससे सब लोग उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो क्या क्वालिटीज़ होती होंगी वो? तो वो क्वालिटीज़ हमें अपने अंदर लानी पड़ती है। कई बार ऐसा नहीं है मैं हूँ या मैं बहुत परफेक्ट हूँ, नहीं, हम कोई चीज़ों में कम होते हैं और हमें समझ आ जाए तो उनको क्यों ना हम चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब लोग इम्परफेक्ट ही हैं। बट हाँ, कुछ में अच्छी क्वालिटीज़ हैं, कुछ में वो क्वालिटीज़ थोड़ी कम हैं या अभी भी डेवलप होनी बची हैं। बिल्कुल। तो हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे आज कि हम कुछ चेंजेस हैं जो बेसिक चेंजेस हैं वो हम अपने अंदर ला सकते हैं और एक बहुत अच्छे पर्सन, अभी भी हम बहुत अच्छे हैं बट एक और बहुत अच्छे पर्सन हमारे नेचर में चेंज लाके, थोड़े से चेंजेस लाके अगर हम वो बहुत बेटर बन सकते हैं तो क्यों नहीं हम वो चेंजेस लाएं अपने अंदर। मतलब बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, है ना? तो मैम, क्या कभी ऐसा हुआ है जब ये चीज़ आपने फील करी हो कभी लाइफ में कि कहीं आपको ऐसा लगा हो कि यार ये मेरे में कुछ तो इम्परफेक्शन था जिसको मैं और सुधार सकती थी? बिल्कुल, ऐसा फील हुआ था। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको गलत तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हैं, जैसे कि बॉडी शेमिंग करते हैं। तो कुछ टाइम पहले की बात है जब मैं काफ़ी स्लिम थी, काफ़ी ज़्यादा स्किनी थी, मतलब आई वॉज अराउंड 35-38 kgs, काफ़ी ज़्यादा स्किनी। तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा टोकते थे, मुझे बुरा भी लगता था। ऑल्दो ये चीज़ें अच्छी नहीं है कि आप किसी को टोको बार बार, तो उस चीज़ को बट मैंने एज अ पॉजिटिव वे लिया कि हाँ यार, अगर लोग मुझे बोल रहे तो क्यों नहीं वो चीज़ मैं बेटर कर सकती हूँ अपने आप में। और मैंने वो बेटर करी, मैंने काफ़ी अच्छी डाइट ली और आज मैंने कम से कम 12 to 13 kg वेट गेन भी किया। इट मीन्स आप उस टाइम पूरी पॉजिटिव रही। ये बहुत मेजर था कि इन्होंने इस चीज़ को पॉजिटिवली हैंडल किया और उस चीज़ से ओवरकम करके वो आगे निकल आई। अदरवाइज अगर ये सोचती रहती कि मैं ऐसी हूँ, मैं ये हूँ, सब मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं, तो ये एक नेगेटिव फेज में चली जाती और मे बी वो डिप्रेशन का भी शिकार हो सकती थी। बिल्कुल। तो ये चीज़ें मतलब बहुत ध्यान रखने की, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। जी हाँ। तो मैम, ऐसा कुछ आपने भी कभी फेस किया होगा? हाँ, इवन मैं अभी भी फेस करती हूँ। जो मेजर एक आपने देखी होगी कि मेरे पास जो हेयर है मेरे, वो नेचुरली कर्ली हैं।
कई लोगों को लगता है कि मैंने करवाए हैं, कई लोग इनको बोलते हैं कि आपके तो ऐसे हैं, आप इनको कैसे मैनेज करते हो। बहुत मुझे भी कमेंट्स सुनने पड़ते हैं बिकॉज आई हैव दिस टाइप ऑफ हेयर, बट नाउ आई लव माई हेयर अ लॉट। मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि ये मेरी यूनिकनेस है। अब मैंने इस चीज़ को समझ लिया है कि भाई मैं 10 लोगों में अलग हूँ इसकी वजह से। ये मेरी अपनी पर्सनालिटी की एक यूनिकनेस है, ना कि मैं इसको एक सोचती हूँ कि अरे मेरी कमी है। नहीं, ये मुझे सबसे अलग बनाती है। कई बार ऐसा होता था कि ये मैनेज नहीं हो पाते, क्योंकि जब आप टीन एज में रहते हो, जब कॉलेज में रहते हो, तब इतना आइडिया नहीं होता, तो मैं मैनेज नहीं कर पाती थी। मैं जनरली उनको कॉम कर लेती थी, तो वो और ऐसे बिल्कुल बब्बर शेर की तरह हो जाते थे। मुझे लगता था ये क्या है, इनको मैं क्या करूँ। तो फिर वही हुआ, स्ट्रेटनिंग के लिए गए और इतने डैमेज हुए हेयर, इतने डैमेज हुए, बट लकीली मैंने समझा कि नहीं, ये चीज़ें तो सिर्फ टेम्पररी हैं, परमानेंट इसका कोई इलाज नहीं है। मतलब ये परमानेंट नहीं है, आप ख़राब कर रहे हो अपने बालों को। और तो इसका बेटर ये है कि मैंने उनको मैनेज करना सीखा। मैंने ये सीखा कि इन्हीं को मैं और कैसे अच्छे से कर सकती हूँ ताकि ये मुझ पर और प्यारे लगे। तो बस अब आज देख सकते हो, अब मैं इनको अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। बिल्कुल, और बहुत अच्छी भी लगती हैं। तो इसी तरीके से हमें हर एक चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेना है, और जैसे हम हैं उसको अप्रिशिएट करना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी है, तभी सामने वाला आपको वैल्यू देगा। तो आज का सेशन हमारा ऐसे ही है, कुछ इंटरेस्टिंग सा, और आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। एग्जैक्टली तो अभी जो चीज़ें हमने डिस्कस करी वो थी जनरली आपकी बॉडी लैंग्वेज और ग्रूमिंग की तरफ। ठीक है, यहाँ पर जो अभी हमने बात करी है मेरी ग्रूमिंग के ऊपर थी कि मैं कैसे अपने हेयर को मैनेज कर रही हूँ। तो ऐसे ही आज का सेशन डिवाइडेड होगा कुछ पार्ट्स में, जहाँ पर आप बॉडी जेस्चर्स को, ग्रूमिंग पार्ट को सीखेंगे, और साथ में आप ये सीखेंगे कि आप अपने आप को और कैसे सुधार सकते हैं। बिल्कुल, और हम लास्ट पार्ट में ये भी देखेंगे जो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें कभी लाइफ में नहीं करनी है, हम उन्हें अवॉइड करेंगे तो एक बेटर लाइफ जिएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, वो है कम्युनिकेशन स्किल। यानी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए वो एक अच्छी होनी चाहिए, सामने वाला आपकी बात समझ पाए, आप उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाए। आपको बातें घुमा फिरा के सामने वाले को नहीं कहना है कि वो समझ ही नहीं पा रहा आप क्या कहना चाहते हो। जो सामने वाला आपसे पूछ रहा है, अगर आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड वो ही जवाब दोगे तो वो आपसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। सबसे पहले आप अपने आप को वैल्यू देना सीखिए। जब आप अपने आप को वैल्यू देंगे तभी तो बाकी लोग आपको वैल्यू देंगे। किसी के सामने ये मत बोलिए कि यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं, यार मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी, कैसे करूँगी, यार ये तो सब मुझसे बनता ही नहीं। ये सब आपको नहीं बोलना है। हमेशा अपने आप को वैल्यू दीजिए, तभी सामने वाले भी आपको उतनी प्रॉपर वैल्यू देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट गेट एंग्री वेरी सून। यानी कि आपको छोटी छोटी बातों पर अगर गुस्सा आता है तो ये नेचर बिल्कुल भी वेलकमिंग नेचर नहीं है। आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, काम रहना है, कूल रहना है। अगर आप किसी की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करोगे तो कभी वो आपसे ज़्यादा बात करना ही नहीं चाहेगा। तो इसलिए हमें इन बातों को, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। गुस्सा कभी कभी आ जाता है, इट्स फाइन, बट ज़्यादातर आना अच्छा नहीं होता। कूल रहिए, काम रहिए, आपके लिए भी अच्छा है, सामने वाले के लिए भी अच्छा है। जॉय द रोलर कोस्टर ऑफ योर लाइफ। यानी कि लाइफ में उतार चढ़ाव जो है वो लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर उतार आया है तो चढ़ाव भी आएगा, अगर रात हुई है तो दिन भी होगा, सुबह भी होगी। तो हमें कभी बहुत नेगेटिव नहीं हो जाना है कि बुरा टाइम चल रहा है, बुरा ही चलता रहेगा। आपको अपने थॉट्स को एकदम नेगेटिव नहीं कर लेना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि ठीक है ये टाइम बुरा है, इसमें ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट आगे जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और अच्छा टाइम भी आएगा। तो कभी भी बहुत नेगेटिव नहीं होना इन चीज़ों को लेके। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंस। यानी हमें अपने अंदर पेशेंस लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेशेंस होगा तो आपको रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एकदम हर चीज़ के लिए तुरंत हो जाए, ये हो क्यों नहीं रहा है, इसमें चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो पेशेंस अपने अंदर रखें। डोंट जज अदर्स। हमें दूसरों को जज नहीं करना चाहिए बिना जाने बिना पहचाने। अगर हम किसी को सिर्फ देख कर उसे जज कर रहे हैं कि ये तो बहुत एग्रेसिव होगा या ये बहुत रूड होगा, ये जजमेंट अच्छे नहीं है। इस नेचर को हम अच्छा नेचर नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपको अपनी अच्छी पर्सनालिटी चाहिए तो आप सामने वाले को पहले जानें, उसे समझें, फिर आप उसके बारे में कोई भी धारणा अपने मन में बनाएं, बट बिना जाने किसी को भी जज ना करें। अप्रिशिएट अदर्स। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके सामने बहुत मेहनत कर रहा है आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है आपके लिए, तो उसे हमेशा अप्रिशिएट करें उसके काम के लिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो। उसको अप्रिशिएट करोगे तो वो अपना काम और अच्छे से भी करेगा और उसको अच्छा भी लगेगा कि आप उसके काम को अप्रिशिएट कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये सिर्फ आप बिजनेस में या कॉलेज में या किसी ऑफिस के लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर कोई आपके लिए वैसे भी कुछ कर रहा है, आप किसी रिलेशन में है, वो आपके लिए कुछ कर रहा है, उसको भी आप अप्रिशिएट करिए, तो उसे सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा।
है डू नॉट एम्बैरेस अदर्स, यानी कि आपको किसी को एम्बैरेस फील कभी नहीं कराना चाहिए, छोटा फील कभी नहीं कराना चाहिए। अगर किसी में कोई कमी है तो हमें उसे बार बार ये कह के नहीं बताना चाहिए कि अरे तू तो ऐसा है, तू तो वैसी है। ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। किसी की हाइट कम है तो बार बार उसे छोटू छोटू कह के नहीं बुलाना चाहिए। तो हमें कभी किसी को एम्बैरेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कारण से हो सकता है वो अभी कभी आपसे आकर बात ही ना कर पाए। तो ये चीज़ हमें अपने अंदर इम्प्रूव करनी चाहिए। बी अ गुड लिसनर। एग्जैक्टली, आपको अपने अंदर एक क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी कि आप लोगों की बातें सुने, तभी वो आपसे अट्रैक्ट होंगे। जब वो ये चीज़ महसूस करेंगे कि आप उनकी बात ज़्यादा सुनते हैं तो वो आपके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपको अपनी बातें ज़्यादा बताना पसंद करेंगे। सब लोग चाहते हैं कि हम बहुत बोलें, तो क्यों ना हम ज़्यादा सुने। कुछ तो कारण होगा कि भगवान ने हमें मुंह एक मगर ईयर्स दो दिए हैं। तो अपनी इस क्वालिटी को इम्प्रूव करिए, डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगी। यू कैंट लिव अ पॉजिटिव लाइफ विथ नेगेटिव माइंड। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं तो आप एक पॉजिटिव लाइफ नहीं जी सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए और नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव थॉट्स से अपने आप को दूर रखिए, ताकि आप हमेशा एक खुशहाल ज़िंदगी जिए, एक पॉजिटिव लाइफ जिए। और जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आप उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ पाएँ और उन चीज़ों से आगे निकल पाएँ। सो स्टे पॉजिटिव ऑलवेज। रीड गुड बुक्स, मीट गुड पीपल। तो ये कैसे हेल्प करेगा? आपको जो भी बनना है या आप जो अचीव करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए और उन्हीं तरह के लोगों में ज़्यादा रहिए, ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको उस अचीवमेंट तक पहुंचाने में आपकी मदद करे। सो रीड गुड बुक्स एंड मीट गुड पीपल। फॉरगिव पीपल। लोगों को क्षमा करें, इसलिए नहीं कि वो क्षमा के हकदार हैं, इसीलिए क्योंकि आप शांति से जीने के हकदार हैं। अगर आप किसी को फॉरगिव कर देते हैं, अगर किसी को माफ़ कर देते हैं ना गलतियों के लिए, तो आपके अंदर ना एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है और उस चीज़ को आप भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, क्षमा नहीं कर पा रहे हैं ना कहीं वो चीज़ आपके अंदर रहेगी और आपका मन जो है वो हमेशा अशांत सा रहेगा। आप हमेशा किसी ना किसी बात पर उस चीज़ को सोचते रहेंगे और परेशान रहेंगे। तो हमेशा लोगों को फॉरगिव करके उस चीज़ से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। The most important thing, be thankful. Be thankful to your life. आपको लाइफ ने जो भी दिया है हमेशा हमें उसमें खुश रहना चाहिए और उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। अगर आप हमेशा लाइफ से शिकायतें ही करते रहेंगे ना, तो आपका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आपकी लाइफ पे भी और आपसे जुड़े हुए लोगों के लाइफ में भी। वो आपसे बिल्कुल फिर दूर दूर रहने लगेंगे कि ये तो हमेशा शिकायतें ही करता रहता है, करती रहती है, इसको लाइफ से कभी खुशी ही नहीं है। तो हमेशा खुश रहिए, थैंकफुल रहिए, ताकि आपकी लाइफ भी एक खुशी भरी रहे और आप अपने साथ साथ आपसे जुड़े लोगों की लाइफ को भी बहुत खुश बना के रखें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है दैट द ग्रेटेस्ट सिन इज़ टू थिंक योरसेल्फ वीक। मीन्स अपने आप को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तो कभी भी आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। बी अ फाइटर। लड़िए, ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, जैसी भी परिस्थितियां हैं, आपको उसका सामना करना है और मजबूती से लड़ना है। सो बी अ फाइटर। The most important thing is wish your family and friends on the important occasion. हमेशा आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को हमेशा उनके इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पर विश करिए, उनके बर्थडेज पर, उनकी एनिवर्सरी पर। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अगर आप उनके एनिवर्सरीज पे या बर्थडेज पर अगर आप उन्हें विश कर रहे हो तो वो बहुत स्पेशल फील करेंगे और आप उनके दिल में अपने लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह बना पाएंगे। सो हमेशा इस बात को याद रखिए। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो हेयर है वो प्रॉपर वॉश्ड हो, मेसी ना हो, बार बार ऐसे फेस पे ना आ रहे हो, प्रॉपर्ली टाइड हो जब भी आप किसी प्रोफेशनल जगह पर जा रहे हो। और अगर आप बॉयज़ हैं तो आपको क्या करना है, अपनी बियर्ड का स्पेशली ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर ट्रिम हो। आपके हेयर जो हैं वो प्रॉपर्ली ट्रिम हो, ऐसा नहीं बाल यहाँ से निकल रहे हैं वहाँ से निकल रहे हैं। इट विल नॉट लुक गुड व्हेन यू गो टू एनी प्रोफेशनल प्लेस कि वो बियर्ड बढ़ रही है, जो हेयर है वो प्रॉपर्ली ट्रिम नहीं है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको प्रॉपर्ली ट्रिम रखनी है। नेक्स्ट थिंग आपको जो ध्यान रखना है वो आपका आउटफिट, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट इमेज है सामने वाले की नज़र में वो बन जाती है आपके कपड़ों को देखकर ही, वो आपको जज कर लेता है। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपका सबसे पहले बनता है कि आपने किस तरह का आउटफिट पहना हुआ है, तो वो पर्टिकुलरली आपका ओकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
और अगर आप ज़्यादा लूज क्लोथ्स पहनेंगे, लूज आउटफिट पहनेंगे, तो वो आपकी पर्सनालिटी में ये दिखाता है कि आप बहुत एक लेजी पर्सन है, बहुत टायर्ड से पर्सन है, बहुत ढीले से हैं। इसलिए आपको हमेशा लूज क्लोथ्स नहीं वेयर करने हैं और एकदम भी फिटिंग के वेयर नहीं करने, क्योंकि वो दिखाता है कि आप बहुत अनकंफर्टेबल, पूरे टाइम आप अनकंफर्टेबल खुद भी फील करोगे और सामने वाले को भी आपको देख के यही फीलिंग आएगी। तो ये 2 चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो आपकी पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, वो है कि जब आप सामने वाले से मिलते हो तो वो आपको नीचे से ऊपर ज़रूर देखेगा। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नीचे, यानी कि आपके फुटवेयर, आपके शू, आपकी सैंडल्स, जो भी आप वेयर करके जा रहे हो, पहली चीज़ तो अकॉर्डिंग टू दी प्लेस होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द ओकेशन होना चाहिए। आप हर जगह हील वेयर नहीं कर सकते, बट बॉयज़ को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके शू जो हैं वो वेल पॉलिश्ड हों, और अगर वो पॉलिश शूज़ नहीं पहन रहे हैं, कोई और तरह के शूज़ पहन रहे हैं, तो वो क्लीन हो प्रॉपर, ऐसे नहीं कि गंदे डर्टी शूज़ हैं वही पहन के आप कहीं जा रहे हो। और अगर आप हील्स वेयर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसमें कंफर्टेबल हो। ऐसा ना आपने पहन तो लिया है बस ट्रेंड को देखकर और आप उसमें चल भी नहीं पा रहे हो ठीक से, तो वो भी आपकी पर्सनालिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो मेक श्योर कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही हील्स पहनिए, अदरवाइज आप और ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वेयर अ गुड परफ्यूम और डिओ। जब भी आप बाहर जाएं तो यू शुड स्मेल गुड, है ना, बट ये भी नहीं कि बहुत एक्सेस में ही लगा लिया, एक ही बार में पूरा आपने बॉटल खाली कर दी कि सामने वाला आया और मतलब पास ही नहीं आ पा रहा। ऐसे नहीं, आपको ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना बहुत कम क्वांटिटी में, एक एवरेज क्वांटिटी में आपको उसको यूज़ करना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको अपनी माउथ फ्रेगनेंस पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपने टी पी है या कॉफ़ी ली है या फिर आपने कुछ ऐसा खाया है जो स्मेल कर सकता है, तो आप उसके बाद माउथ फ्रेशनर का यूज़ ज़रूर करें। बॉडी जेस्चर्स में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका जो बॉडी पॉस्चर है, जब आप खड़े हैं तो बहुत स्टिफ नहीं खड़े होना है, बहुत ढीले ढाले भी खड़े नहीं होना है, आपको बिल्कुल काम और रिलैक्स रहना चाहिए। और नेक्स्ट इज़ आपका जो हैंडशेक होगा, क्योंकि यूजुअली हम प्रोफेशनल प्लेसेस पे या फिर कोई ओकेशन के अकॉर्डिंगली हैंडशेक काफ़ी टाइम करते हैं, तो हैंडशेक जो होना चाहिए वो फर्म हैंडशेक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी के साथ हैंडशेक करें तो बहुत ज़्यादा हाथ उसका दबाएं, ये नहीं चीज़ होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ढीला हैंडशेक, वो आपकी पर्सनैलिटी बताता है। तो हैंडशेक शुड बी फर्म। और जब भी आप किसी से बात करें तो ये नहीं कि बार बार उन्हें टच करते हुए, कई बार ये भी हैबिट होती है कि आप गए हो, कोई सुन नहीं रहा तो बार बार उसको ऐसे कि अरे सुनना सुन, ये चीज़ भी कई बार किसी को पसंद नहीं आती। तो पहले आप देखिए कि आपकी उससे बॉन्डिंग कैसी है, आपकी कनेक्टिविटी कैसी है। अगर बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा नहीं है तो आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बात करिए, स्पेशली विद दी गर्ल्स। यस। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको बार बार अपने फेस को ऐसे टच नहीं करना है। सो अवॉइड टचिंग योर फेस अगेन एंड अगेन। हम बार बार टच करते हैं तो इट डजंट लुक नाइस और वो आपकी पर्सनालिटी को अच्छा नहीं दिखाता है। तो स्टॉप और अवॉइड टचिंग योर फेस अगेन एंड अगेन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप बात करते हो ना तो आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप बार बार बात करते हो ऐसे ब्लिंक कर रहे हो, इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, मोबाइल पे देखने लग गए। इससे ऐसा लगता है कि आप में ना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप हमेशा जब भी बात करें तो आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप बात करते हैं ना, आप अपने हाथों का भी इस्तेमाल करिए व्हेन यू आर टॉकिंग, क्योंकि आप जब हाथों को थोड़ा सा मूव करते हैं ना तो वो जो भी आप बोलते हैं ना वो अच्छे से कनेक्ट हो पाता है सामने वाले से और आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। अदरवाइज आप ऐसे बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि क्या, मतलब उतना अच्छे से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे आप। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको कन्वर्सेशन चल रही है, किसी के साथ आप बात कर रहे हैं, तो आप अपनी लिप्स के साथ इस तरह की चीज़ें, ऐसी कुछ चीज़ें ये हमेशा अवॉइड करनी है, बिकॉज ये आपकी पर्सनालिटी पे बहुत गलत इम्पैक्ट देता है। डू नॉट टॉक अबाउट योर ड्रीम्स, यानी कि आपको आपके जो ड्रीम्स हैं आप उनको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करें, पर सबको जाके ना बताएं मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ। ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि लोग क्या करेंगे, आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बता देंगे जो कि अगर हो सकते हैं कुछ सही भी हो, बट आपके अंदर उस चीज़ को लेकर नेगेटिविटी आएगी और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में रुक जाएंगे। तो नेगेटिविटी के थॉट्स कम रहें, आपके अंदर नेगेटिविटी ना आए, इसलिए हमें अपने सपनों के बारे में सबको नहीं बताना चाहिए, सिर्फ कुछ चंद खास लोगों को ही बताना चाहिए। डू नॉट टॉक अननेसेसरी, यानी बेफालतू की बातें हमें करनी ज़रूरी नहीं होती है। नपा तोला बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो, ना कम ना ज़्यादा। हम सामने वाले के पास टाइम नहीं है फिर भी हम उससे अपनी कहानियाँ सुनाए जा रहे, बातें करते जा रहे, विच इज़ नॉट नेसेसरी। उसके पास भी काम है और आपके भी खुद के काम है, तो हमें किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लिमिटेड बात जितनी ज़रूरी है उतनी ही करनी चाहिए, उससे सामने वाला भी आपसे बात करना चाहेगा और आप भी उसके लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट होंगे।
डू नॉट टॉक अबाउट योर इनकम, यानी आपकी इनकम अच्छी है या बुरी है, हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आप बार बार हाकोगे अपनी अपनी कि मेरे पास तो इतना पैसा है, आज तो मैंने ये खरीदा, आज तो मैंने वो खरीदा, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगेगी सामने वाले को कि आप अपनी अपनी हाँक रहे हो, यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, वो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा और वो आपसे बात करना ही नहीं चाहेगा। नेक्स्टली, अगर आपके पास थोड़ा कम भी इनकम है या आप उस बात को बार बार बोलोगे, यार पैसा ही नहीं बचता है आखिरी में महीने में, या मैंने इतने खर्चे पड़े हैं, हो ही नहीं पाता है कुछ, यार मैं क्या करूं, परेशानी बताते रहोगे तो भी वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं देता है सामने वाले की तरफ। या तो वो सोचने लगेगा कि आप उससे चाहते हो कि वो आपके कहीं ना कहीं आपको पैसा उधार दे दे, या फिर लगेगा कि क्या यार इतना क्यों रोना रोना है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि आप बार बार अपनी चीज़ों को लेके रो, वो एक नेगेटिविटी आपके दिमाग में भी बैठती जाती है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, तो वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। डू नॉट शेयर योर फ्रेंड्स सीक्रेट। ऐसा नहीं करना है कि आज आपका कोई फ्रेंड है और कल को आपकी कोई अनबन हो गई या फ्रेंडशिप अब नहीं है या कम हो गई, तो उसने जो आपकी फ्रेंडशिप के टाइम में आपसे कोई सीक्रेट शेयर किए थे, वो नेक्स्ट ही पल आप जाओ किसी के पास और उसकी सारी बातें, उसकी बोल पट्टी खोल दो। ये एक अच्छी आदत नहीं है। आप एक टाइम पे उसके फ्रेंड्स थे तो आपको एक अच्छा बिहेवियर मेंटेन करना चाहिए, उन टाइम की बातों को आपको किसी को जाके बताना नहीं चाहिए। इट्स नॉट अ गुड हैबिट, तो हमें ये चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। डू नॉट टेक इंस्टेंट एक्शन। आपको कभी भी बिल्कुल तुरंत एक्शंस नहीं लेना चाहिए, स्पेशली जब आप बहुत इमोशनली वीक हो। इमोशनली वीक कब हो? जब या तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो या आप कभी बहुत ज़्यादा खुश हो। तो बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा गुस्से में लिए हुए एक्शंस क्या होते हैं? जनरली गलत होते हैं। तो जब भी आपको किसी सिचुएशन में कोई एक्शन लेना है तो आप पहले आराम से उस चीज़ को सोचिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचिए कि वो क्या पॉजिटिव है, उसमें क्या चीज़ें नेगेटिव हैं, पूरा अच्छे से उसको देखकर समझकर फिर कोई एक्शन लीजिए, तब वो आपके लिए हमेशा सही होगा। डू नॉट शेयर योर मिस्टेक्स। मतलब आपने जो भी पास्ट में गलतियां की हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सबको वो चीज़ें हर बार जाकर बताते रहें कि यार मैंने तो ये गलती की थी, मुझसे तो ये गलतियां हो चुकी हैं, पर आप उन गलतियों से सीख कर आज आगे बढ़ चुके हो। मतलब आज जो आप हो, वो जो आप पहले थे वो आप नहीं रहे हो। आपने उस चीज़ को सीख कर अब अपने आप को एक बेटर पर्सन बना लिया है। तो अगर आप बार बार उन गलतियों को सबसे जाकर बोलते रहेंगे ना, तो क्या होगा? पहली चीज़ कि आप अपनी इमेज दूसरों की नज़र में पूरी तरह स्पॉइल कर चुके होंगे, वो इमेज जो अब आप हैं ही नहीं, और वो मिस्टेक्स से भी आप पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, कहीं ना कहीं उन चीज़ों से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हमेशा अपनी मिस्टेक्स जो है ना, उनको भूल कर आगे बढ़ें और ना ही सब पे जाकर ये चीज़ बताते रहें। एक चीज़ जो आपको बार बार लोगों को नहीं बतानी होती है वो है कि प्राइस। मतलब अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है तो आपको हर बार ये नहीं करना है कि किसी ने तारीफ़ करी और आप ये सोच रहे हो कि बस अब मैं इसको जल्दी से इस चीज़ की प्राइस बता दूं। इससे क्या होता है कि आप अपनी इमेज जो है ना वो बहुत डाउन कर लेते हो, और लोग बाग जनरली कई बार आपको ऐसा बोल देते हैं कि ये तो प्राइस टैग है। आपके ऐसे नाम रखे जाते हैं कि ये तो प्राइस टैग है, हमेशा प्राइस की बातें करता है या करती रहती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। एक्ट ऑफ काइंडनेस का हमें शो ऑफ नहीं करना है। अगर आप किसी को कोई दान दे रहे हो, चैरिटी में कुछ दे रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो आप? एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो यहाँ पर आपको बार बार सबको जाकर नहीं बताना है कि मैंने ये चैरिटी करी या मैंने ये दान दिया। आपको उसमें कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेशंस में नहीं होनी चाहिए कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ये जाके बताएंगे और लोग हमारी तारीफ़ करेंगे कि वाह वाह उसने तो ये दान किया, उसने तो यहाँ पे चैरिटी करी। तो ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। एक कहावत है जो गुरु नानक देव जी ने कही है कि दान ऐसा करो कि अगर एक हाथ से आपने दान किया तो दूसरे हाथ को पता ही ना चले। तो ये होता है सही एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। जो आपको लोगों में बार बार जाकर नहीं बतानी है वो ये होती है कि आपको अपनी वीकनेसेस सबको नहीं बतानी, आपको अपनी कमज़ोरियाँ सबको नहीं बतानी है कि मुझे तो ये कमी है या मुझ मेरी ये कमज़ोरी है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, तो मुझसे होता ही नहीं, तुम मुझे बता दो, तुम मुझे बता दो। इससे क्या होता है कि एक तो आप अपनी वैल्यू सामने वाले की उसमें बहुत डाउन कर लेते हो और आप डिपेंडेंट हो जाते हो। आपको अपनी कमियाँ जो वीकनेसेस है वो आपको खुद रिकवर करनी है, वो आपको खुद ठीक करनी है, आपको खुद उन्हें हटाना है। आप किसी पे डिपेंड मत होइए उस चीज़ को लेकर। इससे क्या होता है, सामने वाला आपसे बात करने में भी झिझकता है कि यार ये तो अपना रोना ही रोता रहता है, हमेशा रोना ही रोती रहती है। आपको अपनी पॉजिटिव साइड सामने वाले को दिखाना चाहिए। वीकनेसेस जो है आप अपनी खुद उसको हटाइए, खुद उसको
तो फाइनली पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन, दैट इज़ द रीजनल साइंस सेंटर भोपाल श्यामला हिल्स। तो बस देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हमारा वर्चुअल टूर। तो अब हम जाएंगे साइंस सेंटर के अंदर देखने के लिए कि यहाँ पर क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ। चलिए चलिए। ग्लोब आपको दिख रहा है, तो इस ग्लोब में अभी आपको एक बहुत सुंदर चीज देखने को मिलेगी। ये ये क्या है? ये है बर्नौली गन। आपको यहाँ पर थर्मोकोल बॉल्स दिख रही हैं। अब मैं इसके नोजल को प्रेस करूँगी तो आप देखिएगा क्या रिएक्शन हो रहा है। तो ये है डीजल ऑटोमोबाइल इंजन। अब ये बटन हम प्रेस करके देखेंगे कि इंजन कैसे वर्क करता है। तो मुझे यहाँ पे इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा और ये इंजन देखिए वर्क कर रहा है। ये एक मॉडल है ये समझाने के लिए कि इंजन कैसे वर्क करता है। सो बहुत ही प्यारी चीज़ है ये साइंस सेंटर की जो भोपाल में है। आप भी आकर ज़रूर से देखिएगा। तो हम आ गए हैं रीजनल साइंस सेंटर के अंदर और उसके पहले सेक्शन में जा रहे हैं जो कि है फन साइंस। तो चलिए चलते हैं। बहुत शोर भी आपको सुनाई दे रहा होगा। चलिए फटाफट से आ जाइए। सकते हैं यहाँ पर आराम से रुका हुआ है। अभी ये कुछ भी नहीं हो रहा। मैं इसको यहाँ पर आके पुश करूँगी तो देखना क्या रिएक्शन होता है। वापस ऑटोमेटिकली आ गया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको रोल डाउन किया है नीचे कॉर्नर तक। अब आप देख सकते हो और ये वापस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा मॉडल बना हुआ है। वो किस चीज़ का है? वो है इंदिरा सागर पावर स्टेशन।
ये है GSLV का मॉडल और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यहाँ पे बहुत ही प्यारे वर्किंग मॉडल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं रीजनल साइंस सेंटर में। आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक गैलरी दी हुई है जो कि हम यहाँ पर आकर देखेंगे क्या क्या ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा अर्थ का एक मॉडल है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, दैट इज़ मिरर सेक्शन। तो यहाँ पर बहुत डिफरेंट वैरायटी के आपको मिलेंगे मिरर, एंशियंट मिरर्स पे, और अंदर जाते जाते आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आ जाइए। ये है अरनमुरा कन्नाडी। अब आप यहाँ देख सकते हो कितने सारे मिरर है, ब्रोंज, एक्रेलिक, ग्लास एंड टू वे मिरर। तो ये है जैसे कि नाम यहाँ लिखा है मिरर मेज, अंदर बहुत सारे मिरर्स हैं। ये चीज़ आपने देखी भी होगी, एक मूवी बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवी जो कि है फिर हेरा फेरी। ये देखिए ये अंडरग्राउंड टनल बना हुआ है और यहाँ पे एक मिरर इफेक्ट के कारण इसे कितना अच्छा दिखाया गया है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये असली का बिल्कुल मत समझिएगा, ये जस्ट अ मॉडल। एक पोजीशन है, अगर हम इस पोजीशन पे खड़े होते हैं तो मैं बिल्कुल इन्फिनिटी दिख रही हूँ, बहुत सारी मैं दिख रही हूँ यहाँ पे। अब हम एंटर करने जा रहे हैं हमारे एनर्जी सेक्शन में, जो हमारे साइंस सेंटर का जो एक सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सेक्शन, जहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए फटाफट से आ जाइए। ये है यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं इसको यहाँ से अब फुल करूँगी, ये जो वेट है यहाँ से, और जैसे मैं इसको छोड़ूंगी तो देखिएगा क्या रिएक्शन होगा। ये पूरा यहाँ पे वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पे डिफरेंट फूड आइटम्स, चिकन, ब्रेड, दाल, राइस, कैबेज, ये सब बहुत सारे फूड आइटम्स यहाँ पे हैं। अब हम ये चेक करने वाले किस फूड आइटम में कितनी ज्यादा कैलोरीज होती है। तो आपको यहाँ सामने देखना है, वो बता देगा। जैसे कि हमने चिकन का बटन प्रेस कर रहे हैं तो 130 कैलोरीज होती है, ब्रेड में 341 कैलोरीज होती है, जो आप दाल देख रहे हैं दाल में भी बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है, 335 कैलोरीज होती है, राइस में भी काफी ज्यादा कैलोरीज होती है, 345, आइसक्रीम में होती है 193, ग्रेप्स में ज्यादा नहीं होती 70। तो यहाँ पे हम ये पता कर सकते हैं कि कितना पावर मैं जनरेट कर सकती हूँ। तो देखते हैं कि मेरी ये लाइट्स जो है वो कहाँ तक जलेंगी। बस इतनी ही जल पाएंगी। ऊपर के 3 ब्लैंक थे, अब मैं देखती हूँ। ओके 1 2 3 गो। बिल्कुल मैम भी हार चुकी हैं। ये है ताप विद्युत थर्मल पावर। अब ये कैसे वर्क करता है वो आप यहाँ पे लाइट की हेल्प से देख सकते हैं। सो 1 2 and 3, सो लाइक दिस। सो ये आपके घर में यूज़ होने वाली सारी चीज़ें हैं। एक बार वहाँ पर दिखाइए कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर। रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन। तो ये क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बटन्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आप प्रेस करके ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके घर में जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें कितना यूनिट खर्च हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे वॉशिंग मशीन जो घर में ज़्यादा यूज़ होती है, इसको प्रेस किया तो 7.2 यूनिट जो है ये यूज़ करती है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं माइक्रोवेव जो हम जनरली घर में यूज़ करते हैं, इसको मैंने प्रेस किया तो माय गॉड उसका 24 यूनिट आ रहा है। प्रेस का 15। फ़ैन देख लेते हैं, गर्मियों में हम बहुत यूज़ करते हैं, तो फ़ैन का सिर्फ 1.4 आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जहाँ पर आप ये पता लगा सकते हो कि कितना यूनिट उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है, कंज्यूम होता है। ये आपको हमारा इंडियन मैप दिख रहा है। अब इंडिया के मैप में मैं जैसे ही रेड लाइट्स दिख रही हैं, ये रेड लाइट्स ये बता रही है कि कहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन है हमारे इंडिया में। अब और जो ये ग्रीन लाइट्स हैं ये बता रही है कहाँ हाइड्रो पावर स्टेशन है इंडिया में। और ये जो येलो लाइट्स काफ़ी कम आ रही हैं, ये बता रही है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है हमारे इंडिया में। ये आप देख रहे हैं, ये है विस्परिंग गार्डन यानी कि फुस फुस बगिया।
यहाँ पर मैं हूँ और दूर वहाँ आप देख रहे हो नुपुर मैम है, हाथ हिला रही हैं। अब वो जो वहाँ बोलेंगी मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या बोल रही है। वो पूछ रही है कि आपको मेरी आवाज आ रही है। तो ये है परसेप्शन ऑफ डेप्थ। यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हो इमेजेस एकदम अलग अलग हैं, बट जैसे ही आप इस होल में से इमेजेस को देखते हो ना तो आपको एक परफेक्ट इमेज देखने को मिलती है। तो आप अभी देख सकते हो कैसे बिल्कुल अलग अलग बनाई हुई है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ आएंगे तो घूमने के साथ साथ आपको यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए भी मिलेगा। तो अपना मस्त खाना वाना लेकर आप साथ में आ सकते हैं और यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सबने ये वर्चुअल टूर एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आप भी आइए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रीजनल साइंस सेंटर। तो आप भी बहुत एंजॉय करेंगे, ये हमारा एश्योरेंस है आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आपके लिए यहाँ पे कोई बाउंडेशंस भी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर इसी चीज़ को करना है या फोर्सफुली आपको कोई चीज़ करनी है। आप बहुत कुछ चीज़ें अपने हाथों से करके या देखकर सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आपको कुछ एजुकेशन से या फिर आपको कुछ सिलेबस रिलेटेड चीज़ें आएंगी। ये बहुत हैपनिंग प्लेस है, आप यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे, ट्रस्ट अस। तो एक बार ज़रूर विजिट करें रीजनल साइंस सेंटर भोपाल श्यामला हिल्स। तो ये था समर कैंप का हमारा लास्ट सेशन। यहाँ पर हमारे समर कैंप क्लासेस होती हैं ख़त्म। तो आई होप कि आप सबने पूरा समर कैंप एंजॉय किया होगा। अगर कोई सेशन मिस हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ जाके वो सेशन को देख सकते हैं। तो मिलेंगे जल्दी अब कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ, तो बने रहिए।